Assalamu alaikum everyone. I, Waqas Zulfikar Sanghi from Team Rising Sindh Misbah Zulfikar Talent Exploration Program, welcome you all in the fourth lecture of Gender Studies. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में काफी कुछ सीखा. हमने ये देखा कि वुमेन स्टडीज में और जेंडर स्टडीज में क्या फर्क है. हमने ये देखा कि पाकिस्तान में स्टेटस क्या है वुमेन या फिर जेंडर स्टडीज का. हमने उनके जो प्रोग्रेस में हर्डल्स हैं हमने वो भी देख ली. Right after that, we had a very good discussion on the social construction of the sex and the gender as well. जिससे पता चलता है कि woman is not subjugated in 21st century only, but she has been subjugated since the inception of the society. आज फिर उसके बाद हमने वेव्स को डिस्कस किया. कल वाला जो आपका क्लास था, कल वाले से पहले वाला जो आपका क्लास था, इट वाज अबाउट द वेव्स ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन द वेस्ट. कल वाले क्लास मैं समझता हूं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था. उसमें आपने वेव्स को पढ़ा कि वेव्स किस तरह आई, कौन कौन सी वेव का क्या क्या मोटिव था. आज हम उस वेव को अकॉर्डिंग टू आपके पेपर से पढ़ेंगे. मैंने सर सदाम से रिक्वेस्ट की थी कि वो आपका एक ऐसा फाउंडेशन बिठा दें ताकि आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए, और उसके बाद अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द पेपर सेंट्रिक अप्रोच. क्योंकि पेपर में आपसे वो डायरेक्ट पूछता है सक्सेसेस, फेल्यूर्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस. तो आज हम थोड़ा उस पर फोकस करके और अपनी थ्योरीज स्टार्ट कर लेंगे, द थ्योरीज ऑफ जेंडर स्टडीज. सो ये था आज का एजेंडा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर टुडेज क्लास. अच्छा जी, आपको पता है द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म व्हिच वाज अबाउट द एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन. In first wave of feminism, acha, before going into today's lecture, I would like to quote a wonderful words of Imam Jafar Sadiq. वो कहते हैं कि the secret of humans failure या the secret of humans destruction is hidden in the development of the human success. So therefore आपकी जो डेवलपमेंट होती है उसी में ही आपका डिस्ट्रक्शन, उसी में ही आपका राज छुपा होता है कि आप आगे चल के किस तरीके से रेस्पॉन्ड करेंगे. और मैं ये कहता हूं कि जेंडर स्टडीज की थ्योरी समझने से हम अगर यानी फॉर एग्जांपल इफ यू रियली वांट टू रीड द थ्योरीज ऑफ जेंडर स्टडीज, यू हैव टू गो बैक टू द वेव्स. वेव्स में से ही आपकी थ्योरीज निकलनी है. आज वाले क्लास में मैं आपको वेव्स और थ्योरीज को दोनों मिक्स करके पढ़ाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप वेव्स में से ही अपनी थ्योरीज को निकाल सकते हैं, ताकि जब आपके सामने पेपर में सवाल कहीं से भी आए आप वो कर जाएं. अच्छा जी, इन फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म वी हैड लिबरल फेमिनिस्ट, वी हैड ब्लैक्स, वी हैड मेंस फेमिनिस्ट एज वेल, एंड वी हैड लिबरल रेडिकल फेमिनिस्ट. अब ये तीनों साथ हैं बिकॉज इनका एजेंडा बिल्कुल एक जैसा था. एंड दिस वन इज क्वाइट फॉर अवे फ्रॉम देम, क्योंकि इनका एजेंडा थोड़ा डिफरेंट था. अब इनका जो एजेंडा है फर्स्ट वेव का, यही इनकी थ्योरी होगी. इनका जो एजेंडा होगा सेकंड वेव का, वही इनकी थ्योरी होगी. और जब बारी बारी हम ये सारी थ्योरीज करेंगे अपने अपने टाइमलाइन में, तो आपकी थ्योरीज भी क्लियर हो जानी है और प्लस में आपकी वेव भी क्लियर हो जाएगी. सो देयरफॉर इन फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म वी हैड लिबरल्स, blacks and men at one side, because liberal feminists believe that we can have all the rights by being together. लेकिन radicals were not with them. जैसे ही फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म आपकी खत्म हो जाती है, जैसे ही आपकी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म खत्म हो जाती है, आपके रेडिकल्स आके सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट करते हैं. अब इनके साथ एजेंडाज में डिफरेंट फेमिनिस्ट ब्रांड्स भी साथ हैं, और इन ब्रांड्स में वी हैड सोशलिस्ट फेमिनिस्ट, साइको एनालिटिकल फेमिनिस्ट एंड मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट. ये वो फेमिनिस्ट हैं फिर जिन्होंने सेकंड वेव का आगाज रखा. अब यहाँ पे लिबरल्स नहीं है, क्योंकि लिबरल्स का जो एजेंडा था वो उनको मिल चुका था थ्रू वोटिंग राइट्स. लेकिन रेडिकल्स ने कहा कि अब हमने दूसरी वेव स्टार्ट करनी है, क्योंकि वी बिलीव दैट पॉलिटिकल एंड लीगल इक्वालिटी इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स. हम पढ़ेंगे आगे चल के कि वो क्या रीजंस थे जिनकी वजह से सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म या फिर रेडिकल फेमिनिस्ट वापस आ गए. अच्छा, वॉइस का इशू है, एक मिनट जी, मैं चैट बॉक्स आप ओपन कर देता हूँ. अच्छा जी, वॉइस का इशू आपके साथ है या फिर सेलेक्टिव स्टूडेंट्स के साथ है?
नो इशू। मैम आप जिसने मुझे मैसेज किया मैम ने, मैं उनको बता दूं कि वॉइस इज क्लियर। चलें जी। ओके ओके ओके। अच्छा मैं थोड़ा स्लो करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में यू हैड लिबरल्स, ब्लैक्स एंड मैन फेमिनिज्म। क्योंकि लिबरल्स का जो एजेंडा था, जो हम आगे चल के सुकून से पढ़ेंगे। अभी तक वॉइस का इश्यू है। चलें जी, जब भी वॉइस का इश्यू हो प्लीज डू लेट मी नो, और मैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। ओके फाइन। अच्छा जी। जी जी, स्लाइड्स आपको ग्रुप्स में मिल जाती हैं। ठीक है जी, चैट डिसेबल कर देते हैं। अच्छा, जो भी एडमिन्स मेरे साथ क्लास में है वो काइंडली मुझे फिर व्हाट्सएप कर दे इफ देयर इज एनी वॉइस इशू, बिकॉज वी हैव 213 स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो प्लीज मुझे अपना वो पूरा करने दें आज का क्लास, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। And trust me, you're gonna pray a lot for me after the end of this class. First wave of feminism में we had all these feminist brands working together, लेकिन रेडिकल इनसे थोड़ा साइड थी। रेडिकल्स ने कहा कि हमारा अपना एजेंडा है, हमारा अपना मोटिव है, लेकिन इन सब ने कहा कि we would work together to to liberate women from the shackles of patriarchy and slavery and inequality. लेकिन थोड़े टाइम बाद सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट हो जाती है, और सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को रेडिकल्स लीड कर रहे होते हैं। along with radicals we had Marxist feminism in second wave, we have psychoanalytical feminism, and we had socialist feminism as well. इन्होंने सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट की थी जिसका नारा था पर्सनल इज पॉलिटिकल। हम आगे चल के इसको दोबारा भी पढ़ेंगे कि व्हाट रियली इज पर्सनल इज पॉलिटिकल। उसके बाद वी हैड थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, जिसमें द राइज ऑफ सब्जेक्टिविटी हो जाता है और ऑब्जेक्टिविटी की डिबेट हम खत्म कर देते हैं। अच्छा, इन थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म वी हैड लिबरल्स बैक इन द रेस, and we had socialists along with them, we had Marxist with them, we had radicals with them, we had post-modernist or care theories with them, and we had psychoanalyst feminism with them. ये थी आपकी थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। अब थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में आपके पास ये थ्योरी सामने आएंगी। फिर उसके बाद आती है आपके पास मॉडर्न डे फेमिनिज्म, विच इज द फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, या द एरा ऑफ फोर्थ वेव भी हम इसको कहते हैं। आजकल के दौर में वी हैव रेडिकल्स, वी हैव सोशलिस्ट फेमिनिस्ट, वी हैव मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट। अब इनका थोड़ा थोड़ा रोल है, लेकिन जिनका सबसे ज्यादा रोल है आजकल उनमें वी हैव पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिस्ट, साइकोएनालिसिस फेमिनिस्ट, डिजिटल और साइबर फेमिनिस्ट, और इंटरसेक्शनैलिटी एज वेल। अब हम जब फोर्थ वेव आज वाले लेक्चर में पढ़ेंगे तब हम इस थ्योरी इन थ्योरीज को दोबारा डिस्कस करेंगे। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन आप इस ग्राफ से अंदाजा लगा लें कि इस इरा में कौन कौन सी फेमिनिस्ट का कितना कितना इन्फ्लुएंस है। अच्छा जी, आते हैं फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के सक्सेसेस पे, कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जब हो जाता है राइट आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वेव, व्हाट वर द सक्सेसेस ऑफ द फर्स्ट वेव। नंबर वन, वोटिंग राइट्स मिल गए थे औरतों को, सबसे पहले न्यूजीलैंड में, उसके बाद यूके में, उसके बाद इन दी एंड टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद द पासिंग ऑफ द 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। राइट आफ्टर दैट वी हैड वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स। पहले आपको पता है कि शादीशुदा औरत के पास प्रॉपर्टी रखने का कोई भी हक नहीं था, लेकिन लिबरल फेमिनिस्ट की कामयाबी की वजह से वी हैड द वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1870 to keep and earning the property acquired after the marriage. उसके बाद we had marriage and child custody rights. औरतों के पास child custody rights नहीं हुआ करते थे। when they were at the job they had to keep their baby along with themselves, so there were no maternity homes, there were no child daycare institutions. लेकिन फिर बाद में after the first wave of feminism they had their rights. उसके बाद we had health security as well, उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलना स्टार्ट हो गया था।
equal pay according to the Equal Pay Act of 1963 सॉरी, ये भी उनकी एक सबसे बड़ी कामयाबी है. फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के नोटेबल फेमिनिस्ट देख लें. Miss Adam was the wife of John Adams, who was the second president. Mary Wollstonecraft, जिन्होंने विंडिकेशन ऑफ वुमेन राइट्स लिखा था. यूनिस, नेक्स्ट टाइम अगर ये हुआ तो आई विल रिमूव यू, यू नो दैट. उसके बाद जी मैथ्यू कैरी हैं, जिन्होंने रूल्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स लिखा था. ये कुछ और भी नोटेबल फेमिनिस्ट हैं जो आप अपने पेपर में यूज कर सकते हैं. अब आते हैं जी वीकनेसेस ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म. इन वीकनेसेस की वजह से वी हैड द इमर्जेंस ऑफ सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म. अब वो वीकनेसेस क्या थी जिन्होंने एक रास्ता बनाया रेडिकल्स के लिए कि आप सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को इनिशिएट करें. अब जब भी मैं आपको वेव पढ़ाऊंगा तो आपको वो सर्किल जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में शो किया था वो याद होना बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब उस सर्किल में क्या था? इन सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म वी हैड सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, radicals and psychoanalysis as well. So according to them, the first major weaknesses of the first wave of feminism ये था कि blacks women were excluded from the convention. It was therefore known as the divided sisterhood. जब भी मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट अपनी किताब में उन्होंने जैसे ही जिक्र किया कि औरत एक ही औरत ही है, ब्लैक औरत भी बराबर है व्हाइट औरत के, लेकिन इन सेनेका फॉल्स वी सी दैट सेनेका फॉल्स में कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जो ब्लैक्स को डिस्कस करे. So therefore, black women was marginalized from the entire discussion. This shows that how liberals used black to strengthen their mobilization power as well. लेकिन उन्होंने उनको फायदा कोई भी नहीं दिया. Right to vote was only privilege for white women. It was not given to blacks because they were still the slaves. Did nothing to challenge the patriarchal society. रेडिकल फेमिनिस्ट कहती हैं कि लिबरल फेमिनिस्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो पेट्राइकल सोसाइटी को चैलेंज करे. सो देयरफॉर दिस इज द नीड ऑफ एन आवर टू इनिशिएट अ सेकंड वेव ऑफ द फेमिनिज्म. डोमेस्टिक लाइफ ऑफ वुमेन वाज निग्लेक्टेड बिकॉज दे बिलीव दैट पर्सनल इज पॉलिटिकल. ये जो पर्सनल इज पॉलिटिकल है ये फिर सेकंड वेव का एजेंडा बना. हम इसको सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में थोड़ा देख लेंगे. अब डोमेस्टिक वुमेन की जो लाइफ है उसमें यह है कि उसको खाना पकाना होता है, बच्चों को संभालना होता है. अब व्हाई वुमेन इज ऑलवेज इन द डोमेस्टिक लाइफ एंड अ मैन इज इन द पब्लिक लाइफ, ये इन्होंने डिस्टिंग्विश करना नहीं किया था इन द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म. देयरफॉर इट वाज द वे व्हिच इनिशिएटेड फॉर द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म. अबॉर्शन राइट्स पे कोई बात नहीं हुई थी. अगर बात हुई भी थी तो सिलेक्टेड स्टेट्स में हुई थी. कुछ स्टेट्स में अबॉर्शन लीगल था, कुछ स्टेट्स में अबॉर्शन इलीगल था. सो देयरफॉर वुमेन वांटेड टू हैव कंप्लीट अबॉर्शन राइट्स थ्रू आउट द कंट्री. जेंडर बेस्ड वायलेंस remained in the society which kept on hunting the women down. फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म ने वायलेंस की बात ही नहीं की थी क्योंकि उन्होंने सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन की बात की थी, इनइक्वालिटी की बात की थी. उन्होंने जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर इतना कोई खास आवाज नहीं उठाया था. It never spoke about women studies. Liberal feminists failed to install women agenda in the academia. एक academic discipline की उन्होंने बात नहीं की थी. Now there should be a women academic discipline जो औरतों के हुकूक और अवेयरनेस के बारे में बात करे. So therefore it was a big line which was missing in the agenda of the first wave of feminism. They never spoke of sex and gender distinction, the objectification of the woman. Now, what is the objectification of the woman? Whenever you use woman as an object, for example, कभी आपने उसको as a sex tool use कर लिया, कभी आपने उसको as a marriage tool use कर लिया, कभी आपने उसको source of parenting use कर लिया, कभी आपने उसको reproduction machine करके use कर लिया. यानी woman तो एक object है, कभी किस तरीके से आप उसको use करें, कभी कैसे use करें. So radicals believe that the first wave of feminism never addressed the sex gender distinction. Gender is what your role you wish to do in the society and sex is only biological, जिसका आपके
जेंडर से कोई लिंक नहीं है। ये जो डिवीजन थी पूरी, ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म ने इशू को डिस्कस करने से वो नाकाम हो गए थे। क्यों है इतना वॉइस में मसला आज? अच्छा, चैट बॉक्स में बताएं कि आवाज का मसला सबके साथ है या फिर सेलेक्टेड लोगों के साथ है? इतने ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सर सदाम, थैंक यू। चले जी, ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। छोड़ें जी, चैट बॉक्स को छोड़ दें। अच्छा जी, उसके बाद जो इनकी मेजर वीकनेसेस थी, देखिए पेपर में आपके पास डायरेक्ट आता है कि यार मुझे आप वीकनेसेस बताएं, मुझे आप सक्सेसेस बताएं, मुझे आप पिटफॉल्स बताएं, मुझे आप लिमिटेशंस बताएं। तो ये हेडर्स बड़े आपके काम के हैं। अब इनमें से अगर कोई बात आपको नहीं आए समझ में, आप उसको सिर्फ आप गूगल करें, क्योंकि ये इतने ज्यादा जो हेडर्स हैं आपको एक बुक में नहीं मिलते। वी हैव बीन रेफरिंग सो मेनी बुक्स टू कलेक्ट दिस एंटायर डेटा। और आपको पता है कि जेंडर स्टडीज में पाकिस्तान में कोई ऐसा अच्छा किताब भी नहीं है जो जेंडर स्टडीज को पूरा एज अ सिलेबस कवर करे। अच्छा जी, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म नेवर स्पोक अबाउट द पब्लिक प्राइवेट डिवाइड, द लॉस्ट आइडेंटिटी ऑफ वुमेन। ये लॉस्ट आइडेंटिटी ऑफ वुमेन भी हम सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, फिर आता है आपके पास, दिस स्टार्ट्स विद द एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ द फेमिनिज्म, इट स्टार्ट्स विद द सिमोन डी बोयर्स द सेकंड सेक्स। फिर आपका सिमोन डी बोयर का सेकंड सेक्स का बुक भी उसी टाइम आ गया था, लेकिन फिर भी आपको पता है कि इतना कुछ एड्रेस नहीं किया गया था कि वो वुमेन के राइट्स पे बात करे। फिर सेक्सुअल पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट जो था वो भी मिसिंग था उसमें, जिसपे आके 1970s में केट मिलेट ने अपना किताब लिखा। सो लिबरल्स आल्सो फेल टू स्पीक अबाउट द सेक्सुअल पॉलिटिक्स एज वेल। फिर उसके बाद आपके पास द डायलेक्ट्स ऑफ द सेक्स भी मिसिंग था। लिबरल्स फोकस्ड ओनली ऑन पॉलिटिकल एंड लीगल राइट्स, इग्नोरिंग द इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ द वुमेन। सो द इकोनॉमिक ऑपरेशन जो था वो मिसिंग था। लिबरल्स को लगता था कि सिर्फ पॉलिटिकल और लीगल राइट्स देने से सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन आगे चल के जब डायलेक्ट्स ऑफ द सेक्स होना स्टार्ट हो गया, जो कि हम सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज है, उससे साबित होता है कि लिबरल्स ने इकोनॉमिक सबजुकेशन ऑफ द वुमेन पे कभी भी बात नहीं की। सो दीज वर द फेल्यूर्स ऑफ द फर्स्ट वेव। याद रखें, दीज आर द फेल्यूर्स ऑफ योर लिबरल थ्योरी एज वेल। These are the weaknesses of liberal theory as well. हम आगे जब थ्योरी को दोबारा पढ़ेंगे तब ये स्लाइड वापस आएगी। अच्छा जी, फिर आपको पता है कि आपका काम हमने बिल्कुल आसान कर दिया होता है। दीज आर सम कोट्स विच यू कैन रेफर इन योर पेपर। आप इनको पेपर में रेफर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ये भी स्लाइड्स में अवेलेबल है एंड यू विल हैव द स्लाइड्स एज वेल। अच्छा जी, फिर आपके पास आती है द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। नाउ व्हाट इज सॉरी द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। अब सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो वीकनेसेस थी in the first wave of feminism, they all came back in the form of the second wave of feminism. अब फेमिनिज्म वर्ड का मैं आपको मकसद बता दूं, फेमिनिज्म का मकसद कोई मर्द जात से नफरत नहीं है। फेमिनिज्म का मतलब यह है कि एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जो जेंडरलेस होनी चाहिए, उसमें कोई जेंडर ना हो, सारे ही बराबर हों। इट शुड बी ए जेंडरलेस सोसाइटी। लेकिन उस जेंडरलेस सोसाइटी में कोई लिबरल है, कोई रेडिकल है, कोई मार्क्सिस्ट है, कोई सोशलिस्ट है। सो द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म वाज डोमिनेटेड बाय द रेडिकल्स, लेकिन उनके साथ मार्क्सिस्ट भी थे, उनके साथ सोशलिस्ट भी थे। सेकंड वेव बिगिंस विद द बेटीज बुक व्हिच इज फेमिनिस्ट मिस्टीक। फेमिनिस्ट मिस्टीक में बेटी फ्रेडन अपने किताब में लिखती हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या हूं। कभी लगता है कि मैं किसी की अम्मी हूं, कभी मुझे लगता है कि मैं किसी की बहन हूं,
कभी लगता है कि मैं किसी की माँ हूं, कभी लगता है कि मैं किसी की नौकरानी हूं, कभी लगता है कि मैं किसी की कोई खाला हूं, लेकिन मैं खुद क्या हूं? व्हाट इज माई ओन रोल? What is my own character? This was about the women who had lost their identity. यार ये आप चैट बॉक्स में फिर स्कॉलर बन जाते हैं सारे। इसका स्लोगन था द पर्सनल इज पॉलिटिकल या फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब पर्सनल इज पॉलिटिकल से ये मुराद था कि अब हमें पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन नहीं चाहिए। अगर कोई चीज रिफॉर्म करनी है तो वो पर्सनल लाइफ से रिफॉर्म होगी। यानी अब अगर कोई रिफॉर्म आएगा तो वो सोसाइटी से नहीं आएगा, वो लीगल प्रैक्टिसेस से नहीं आएगा, वो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस से नहीं आएगा, वो बिस्तर से आएगा। यानी आपने बिस्तर से लेके औरत की पर्सनल लाइफ से लेके औरत की डोमेस्टिक लाइफ से लेके पूरे स्फेयर को आपने रेवोल्यूशनाइज करना है, और दिस वुड हैपन ओनली विद अ रेवोल्यूशन। सो देयरफॉर वी डिमांड द पर्सनल इज पॉलिटिकल। ये पर्सनल इज पॉलिटिकल का एक थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट है इनकी किताब से, ये भी आप देख लीजिएगा। वी हैव नो टाइम टू वेस्ट। अब स्टेट ऑफ वुमेन बिफोर सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, इसमें स्लाइड 9 की जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाई है पीछे, वो आप सारी यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स थी कि देयर वर लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज, अ सब्जेक्ट विथ नो आइडेंटिटी, द वुमेन मिस्टेक। आपको जैसे मैंने थोड़ी देर बताया कि एक वुमेन के पास इतने रोल्स थे कि उसको पता ही नहीं था कि उसकी अपनी आइडेंटिटी क्या है। सो देयरफॉर the state of women before the second wave of feminism, it was that it is a subject which is having no identity. After the return of the World War II, the soldiers returned home and fired their wives from their positions. It fueled the second wave of feminism. देखिए ये सबसे बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आपको पता है स्टार्ट होने से पहले वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 में जैसे ही सारे सोल्जर्स वॉर पे गए हुए थे, औरतों ने घर से बाहर आना स्टार्ट कर दिया और कमाना स्टार्ट किया, क्योंकि उन्होंने अपने रोजमर्रा की लाइफ को भी चलाना था, बिकॉज देयर हस्बैंड्स वर एट द वॉर। उन्होंने अपने बच्चों को पालना था, उन्होंने वो बाकी सारी चीजें करनी थी जो कि एक मर्द कर रहा था पहले इन द पब्लिक स्फेयर। फिर औरतों ने पब्लिक स्फेयर में आना स्टार्ट कर दिया और डोमेस्टिक स्फेयर को भी संभालना स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से फेमिनिस्ट मिस्टीक बुक भी आ गई। अब देयरफॉर अब जैसे ही वॉर खत्म हो गई, मर्द हजरात सारे वापस आ गए। इन्होंने आते के साथ ही औरत से वो बाहर जाने की जो आजादी थी वो छीन ली। नाउ द वुमेन वर थ्रोन बैक इनटू द होम कि यू गाइज सपोज्ड टू बी इन द होम एंड यू गाइज डिजर्व टू बी लॉक्ड इन द हाउस। So this also fueled the second wave of feminism. उसके बाद the issues of rape and structural violence were prevailing in the society. रेप के बहुत ज्यादा केसेस होना स्टार्ट हो गए थे, वायलेंस बढ़ना स्टार्ट हो गया था। इवन जब हम डोमेस्टिक और स्ट्रक्चरल वायलेंस पढ़ेंगे आगे चल के जेंडर बेस्ड वायलेंस में, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये वो टाइम था जिसमें सबसे ज्यादा वायलेंस होना स्टार्ट हुआ था। So this violence paved the way for the second wave of feminism. डोमेस्टिक वायलेंस यानी घर के जो अंदर वायलेंस होता था, एंड द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द वुमेन वाज एवरीवेयर। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन एवरीवेयर? वुमेन वाज नॉट कंसीडर्ड एज सब्जेक्ट, शी वाज कंसीडर्ड एज ऑब्जेक्ट। किसी ने मारा, किसी ने फेंका, किसी ने मार के छोड़ दिया, किसी ने डिवोर्स दे दिया, किसी ने रेप करके छोड़ दिया। दिस वाज अबाउट वुमेन्स स्टेट बिफोर द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। फिर सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के ऑब्जेक्टिव्स आने स्टार्ट हो गए। दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। नंबर 1, अब आती है आपकी थ्योरीज कि इसमें कौन सी थ्योरीज का क्या रोल था। अच्छा फरहान बोले, आपने ये 10वीं दफा अपना हाथ ऊपर किया है, बताएं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। बताएं बताएं प्लीज। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बताएं बताएं।
सर मेरा क्वेश्चन यही था, जो मैं बार बार हैंड रेज कर रहा था, वो ये है सर, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि सेकंड वेव से पहले रेप के बहुत सारे केसेस थे, ठीक है सर। ठीक अब है। सर मुझे ये यहाँ पर कंफ्यूजन ये आ रही है कि जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं सर, हम ये जस्ट हमने एक कह दिया कि भाई वहाँ पर रेप के बहुत सारे केसेस थे, या हम इसको सब्सटेंशिएट कैसे करेंगे, इसके रेफरेंसेस और फैक्ट्स हम दे सकते हैं, अगर नहीं कैसे देंगे सर? मुझे बस सर यही बार बार पूछना था, क्योंकि आई एम कंफ्यूज। ऐसी बात की वजह से यू डिस्टर्ब मी फॉर लास्ट 10 मिनट्स। Sir, sir, if you feel you are disturbing and you could ना, you not. could have asked in the end, bro. I could have answered in the end as well. And Sorry, sir. Sorry, sorry, मुझे sir. लगा I'm कि feeling आपको ashamed. बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, एंड आई हैड टू रिपीट इट ऑल, लेकिन खुदा Okay, sir. पहाड़ निकला चूहा सीन हो Heartily गया ये तो। sorry. Hardly sorry. Heartly sorry. मैं ये एंड में आपको बता दूंगा, डोंट वरी। अच्छा जी, फिर आपके पास आते हैं द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि रेडिकल्स के अपने ऑब्जेक्टिव्स थे, मार्क्सिस्ट के अपने ऑब्जेक्टिव्स थे, और सोशलिस्ट के अपने ऑब्जेक्टिव्स थे। Radicals wanted to eliminate patriarchy, capitalism, and normative heterosexuality, and women's role as a wife and mother. इसको हम डिटेल में जब रेडिकल थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि why radicals wanted to end this all. फिर उसके बाद था it wanted to seek sisterhood and solidarity, claiming that women's struggle is a class struggle. ये आपका मार्क्सिस्ट व्यू भी है, ये आपका रेडिकल व्यू भी है। अच्छा जी, स्लो हो जाता हूं। फिर उसके बाद था आपका सेक्स एंड जेंडर वर डिफरेंशिएटेड इन द फॉर्मर। सेक्स एंड जेंडर था, वो ये चाह रही थी कि इट शुड बी सेपरेटेड, इट शुड नॉट बी वन, इट शुड बी सेपरेटेड। सेक्स इज वेरी डिफरेंट, जेंडर इज वेरी डिफरेंट। radicals wanted to separate this both as well, so therefore they initiated the second wave of feminism. थोड़े और ऑब्जेक्टिव्स देख ले। Equal treatment towards women in the workplace, Marxist. Right to hold credit cards under their name. Acha, the woman having credit card was not allowed to keep a credit card with her own name, or they were not even allowed to apply for mortgages. अब what are mortgages? यानी जब भी आप हाउस लोन लेते हैं बैंक से, तो हम उस लोन को mortgages कहते हैं। Women was not even allowed to take loan for their home as well. So they wanted that right as well. और वो चाहती थी क्रेडिट कार्ड पे उनका अपना नाम लिखा जाए। Why their husband's name should be on the credit cards? So this was radical. Same career perspectives with men, radicals. Paid work and equal pay, Marxist and radicals. Women must not be used as a cheap and free labor. There should be equal opportunities. Reproductive rights सबको मिलने चाहिए। औरत की मर्जी है कि वो अबॉर्शन कराए या ना कराए, औरत की मर्जी है वो शादी करे या ना करे, औरत की मर्जी है कि वो बच्चा पैदा करे या ना करे। So therefore the reproductive rights should be given to the woman. This was your radical agenda. फिर उसके बाद था दे वांटेड टू राइट ऑफ द बर्थ कंट्रोल और नो चिल्ड्रन। एक ही बात है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव राइट्स पे, सेक्सुअलिटी पे आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि रेडिकल्स में भी तजाद आ गया था, वो हम आगे चल के देख लेंगे। फिर उसके बाद था आपका राइट टू बर्थ कंट्रोल एंड नो चिल्ड्रन। ये रेडिकल्स एंड सोशलिस्ट का एक एजेंडा था। राइट टू अबॉर्शन, इसमें इनके साथ लिबरल्स भी शामिल थी, लेकिन अ वेरी फ्यू। फिर उसके बाद रेडिकल्स, सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट। राइट टू डिवोर्स, दे आल्सो वांटेड अ राइट टू डिवोर्स एज वेल। इसमें इनके साथ रेडिकल्स, लिबरल्स एंड सोशलिस्ट, दे वांटेड दिस राइट एज वेल। राइट टू सिंगलहुड, हर किसी की मर्जी है, कोई सिंगल रहना पसंद करता है तो उसमें कोई एतराज ना हो किसी को भी। फिर आउटलॉ मटीरियल रेप। मटीरियल रेप आपको आगे चल के जब हम रेडिकल्स पढ़ेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा आपका कि रेप के बारे में जो लिबर्टेरियन रेडिकल्स हैं उनका क्या ख्याल है, फिर आपकी जो कल्चरल रेडिकल्स हैं उनका क्या ख्याल है, इस पे भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे।
So these were the objectives of your second wave of feminism. आप इमेजिन करें अगर पेपर में आपके पास ये सवाल आ जाए और आप एक एक थीम के सामने एक एक उनके ऑब्जेक्टिव के सामने आप थ्योरी को भी प्रेजेंट करें तो एग्जामिनर वाकई खुश हो जाएगा कि यार बंदे ने कोई वाकई मेहनत की है। अब इन्होंने स्ट्रेटजीज क्या रखी थी? नाउ व्हाट वर द स्ट्रेटजीज ऑफ द फेमिनिस्ट इन सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म? इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। सर सदाम ने आपको ये बताया था कि दे वेंट फॉर द प्रोटेस्ट। इन्होंने अपने काउंटर परेड्स स्टार्ट की थी, इन्होंने रोड्स पे आना स्टार्ट कर दिया था। अब यहां से आपका औरत मार्च का कॉन्सेप्ट आस्ते आस्ते डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। द रेड स्टॉकिंग्स वाज अ ग्रुप व्हिच वाज फॉर्म्ड बाय द रेडिकल फेमिनिस्ट, और इन्होंने आर्टिफैक्ट्स को भी यूज करने से मना कर दिया था। इन्होंने कहा था कि आज से हम वो सारे आइटम्स यूज नहीं करेंगे जो हमें औरत दिखने पे मजबूर करे। फॉर एग्जांपल, हम ब्रा यूज नहीं करेंगे, हम लिपस्टिक यूज नहीं करेंगे, हम हाई हील्स नहीं पहनेंगे, हम आई लैशेस नहीं यूज करेंगे, बिकॉज इन सारी बातों की वजह से वी आर बीइंग यूज्ड एज अ वुमेन। ये जो पॉइंट है इनकी, ये जो आर्टिफैक्ट्स यूज ना करने की पॉइंट है, इसको भी आप अपने माइंड में रखें। ये बात भी आगे चल के आपके सामने वापस आएगी। फिर दूसरे नंबर पे इन्होंने कॉन्शियस रेजिंग ग्रुप्स बनाना स्टार्ट किए। नाउ व्हाट इज कॉन्शियस रेजिंग ग्रुप्स? रेडिकल फेमिनिस्ट ने कहा कि हमें पब्लिक स्फेयर को यूज करना है। पब्लिक स्फेयर में आपके पास कॉफी शॉप्स आ जाते हैं, पार्क्स आ जाते हैं, गैदरिंग्स हॉल आ जाते हैं और कम्युनिटी सेंटर्स आ जाते हैं। रेडिकल्स ने कहा कि क्योंकि हमारा जो नारा है वो सिस्टरहुड का नारा है। हाँ, वो समझती थी कि जितनी भी ख्वातीन है वो आपस में बहनें हैं और एक ख्वातीन के साथ मसला यानी सब ख्वातीन के साथ मसला है। सो देयरफॉर वी वुड बी मीटिंग विद ईच अदर रेगुलरली, और हम आपस में अपने इमोशंस शेयर करेंगे और एक कलेक्टिव एजेंडा बनाएंगे ताकि हम मर्द जात से निजात हासिल कर पाए। इस प्रैक्टिस का उन्होंने नाम रखा था कॉन्शियस रेजिंग ग्रुप्स। इसमें इन्होंने एक दूसरा मैनिफेस्टो भी आगे चल के दिया था जिसका मशहूर नाम है द बिच मैनिफेस्टो, यानी इफ यू लव कॉलिंग मी बिच देन आई विल गिव यू अ बिच मैनिफेस्टो। ये लिटरेचर्स हैं कुछ जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में पब्लिश हुई हैं, एमसीक्यूज में भी आपको काम आती हैं। ये कितना पावरफुल कोटेशन है, ये देखें। आई एम डेस्परेट, आई बिगिन टू फील आई हैव नो पर्सनैलिटी, आई एम अ सेवर ऑफ फूड, आई एम अ पुटर ऑन ऑफ पेंट्स and a bed maker and somebody who can be called on when you want something, but who am I? यानी कोई मुझे बता दे कि मैं खुद क्या हूं। मैं आपका बिस्तर भी सेट कर दूं, मैं आपके बच्चों को पैंट्स भी पहना दूं, मैं आपको खाना भी सर्व करूं, मुझे ऐसा लगने लगता है कि मेरी खुद की पर्सनैलिटी तो है ही नहीं, मैं खुद क्या हूं। सो देयरफॉर दिस फेमिनिस्ट मिस्टीक गेव फायर एवरीवेयर। फिर ये कुछ और भी हैं, ये भी आप चेक कर ले, आपको बुक्स में यूज करने में काम आएंगी। सक्सेसेस ऑफ द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। जॉन एफ कैनेडी ने एक कमीशन बनाई थी जिसका नाम था कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। इसका काम था कि आप औरत से मिलें, बार बार औरत के हुकूक पे बात करें, आप एम्पेरिकल फेमिनिज्म और एनालिटिकल फेमिनिज्म दोनों पे सोचें। अब एम्पेरिकल और एनालिटिकल आगे आपके आ जाएंगे, डोंट वरी। इक्वल पे एक्ट ऑफ 1963 ये आ गया था जी। सिविल राइट्स एक्ट आया था जिसमें फेडरल लॉ ने डिस्क्रिमिनेशन करने से मना कर दिया कि आज से हम जॉब देने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रेस, कलर, नेशनल ओरिजिन एंड रिलीजन। एजुकेशन अमेंडमेंट आ गई थी जिसमें औरतों को, आपको पता है कि आपको मैं बताऊं बड़ी खास बात है कि इंटरमीडिएट के बाद वुमेन वाज नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन, यानी सम एलीट वुमेन्स वर अलाउड लेकिन मोस्ट ऑफ द वुमेन्स वर नॉट अलाउड। लेकिन एजुकेशन अमेंडमेंट आने के बाद इंटायर वुमेन वाज अलाउड और इसमें उन्होंने स्टाइपेंड देने का भी ऐलान कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में काफी जो केसेस फंसे हुए थे बर्थ राइट कंट्रोल के, वो भी फारिग कर दिए गए थे। औरतों को स्पीडी जस्टिस मिलना स्टार्ट हो गया था, अबॉर्शन राइट्स मिलने स्टार्ट हो गए थे, राइट टू अबॉर्शन आ गया था।
in 1966, the National Organization for Women was formed as well. Right to hold credit cards under their own name, the biggest success according to the radicals of the second wave of feminism. ये सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की कुछ नोटेबल फेमिनिस्ट हैं, ये आप देख ले, ये आपको पेपर में लिखने में हेल्प करती हैं. सो दीज स्लाइड्स आर वेरी हेल्पफुल. ये कुछ कोटेशंस भी आ गए जी. अगर पेपर में सवाल सेकंड वेव का आ जाए तो आप ये कोट्स भी यूज कर सकती हैं. वन इज नॉट बोर्न अ वुमन बट बिकम्स वन, यानी योर सोसाइटी इज द वन हु मेक्स इट अ वुमन. अच्छा जी, फिर आता है आपके पास द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, द राइज ऑफ सब्जेक्टिविटी. ये जैसे ही फेज आना स्टार्ट हो गया था, अब आपका बेस पूरा बना हुआ है. सर सदाम ने आपका काफी अच्छा बेस बना दिया है. उससे जो पहले सेक्स और जेंडर की डिबेट थी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्स था, सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी, वो भी आपका क्लियर हो चुका है. और उससे पहले आपका वुमेन और जेंडर स्टडीज का मसला हल हो गया है. तो अब आपको जल्दी जल्दी से सिर्फ बातें समझाने में हम अपना जल्दी से हम आपको बातें समझा रहे हैं ताकि आपको आपका जल्दी से सब्जेक्ट खत्म हो और आप बाकी सब्जेक्ट्स पे शिफ्ट मार सके अपनी. सो व्हाट इज द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म? द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म रिजेक्टेड द सिस्टरहुड ऑफ द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म. इन्होंने कहा कि बात ऑब्जेक्टिविटी की है ही नहीं, तो आपकी जितनी भी सारी मूवमेंट है वो ऑब्जेक्टिविटी की है. इट वाज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल सिस्टरहुड. लेकिन आज से तो हमें पता चला है कि देयर आर अदर जेंडर्स एज वेल, बाकी की आइडेंटिटीज भी हैं. सो देयरफॉर द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टूड अप विद द स्लोगन ऑफ द राइज ऑफ सब्जेक्टिविटी. सो ये कुछ उसका इंट्रोडक्शन है. इट इज अ ब्लेंड ऑफ रेडिकल एंड पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट. इट बिगेन the beginning of the third wave of the feminism started from the Anita Hill case. Now Anita Hill was a black woman जिसका यूएस में ट्रायल हुआ था. आप यूट्यूब पे उसकी वीडियो देख सकते हैं. ट्रायल होने के दौरान उनसे इतने घटिया सवाल पूछे गए थे कि आप हमें ये बताएं कि उसने आपके साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट की है. अच्छा, शी वाज हैविंग अ सेक्सुअल हरासमेंट एंड शी फाइल्ड अ केस. एंड फिर जब वो केस जीत गई थी तो इससे स्टार्ट ऑफ द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ था. फिर आगे चल के रुबेका वॉकर भी आती हैं. रुबेका वॉकर पे भी सेक्सुअल हरासमेंट का केस था. फिर रुबेका वॉकर ने भी वो केस जीत लिया. फिर रुबेका वॉकर स्टैंडिंग इन द कोर्ट रोज हर हैंड्स एंड सेइंग दैट आई एम द थर्ड वेव, यानी उनके उस बोलने के बाद प्रॉपर्ली थर्ड वेव का आगाज होना स्टार्ट हो गया था. अनीता हिल के साथ आप देख लें, यूट्यूब पे उसका इंटरव्यू है. उन्होंने उससे ये भी सवाल पूछा है कि कोई ऐसी चीज बताए जो यानी कोई और ना बता पाए, यानी टेल अस समथिंग अबाउट द सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ द वन हु हैज हरास्ड यू, ताकि हमें पता चले कि आप सच बोल रही हैं. So these were the questions a poor black lady was asked in the court. This is how she was harassed and sexist comments were passed against her. The emergence of Riot Girl group in the music scene of the early 90s. अब थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म का मतलब ये था कि अब इन्होंने कहा कि हम ना सिर्फ लीगल, ना पॉलिटिकल, ना इकोनॉमिक, बल्कि हम लिटरेचर और पॉप कल्चर में भी आएंगे. So we would convey our message through literature and pop culture as well. So उस pop culture की वजह से feminist ने Riot Girls ग्रुप का एक म्यूजिक बैंड बनाया था. और उसके बाद आगे चल के रैपसोडा ग्रुप भी आ जाता है जो क्वीन बैंड के नाम से जाना जाता है, जिसपे अभी आपको पता है ऑस्कर विनिंग मूवी भी बनी है. So all this contributed in the third wave of feminism. The term was coined by the Yovel Davis in his book Gender and the Nation in 1997. Rebecca Walker का आर्टिकल आ गया था उस टाइम में, becoming third wave. This was the initial phase of the third wave of the feminism. It was powered by the middle class women mostly. इसका पर्पस क्या था? Beauty for themselves as a subject, not as the object of sexist patriarchy. Due to globalization and the third wave of feminism, due to globalization, third wave of feminism was also globalized. और पूरी दुनिया में इसका असर बाकी waves of feminism से ज्यादा हुआ था.
Background: it emerged in the post-Cold War era in the reaction of the failure of the second wave. Reaction to the failure of the second wave to liberate women. It also emerged as a backlash against the denunciation of some feminist artifacts such as bra, lipstick and high heels. ये ब्रा, लिपस्टिक और हाई हील्स की जो डिबेट है वो थोड़ी देर के बाद आ जाएगी, आप क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म का जो थीम था वो था ट्रांसवर्सल या फिर ग्लास सीलिंग। अब अज्यूम करें कि ये एक लाइन औरत है, ये एक लाइन एक मर्द है, तो सिस्टम क्या करता है? अकॉर्डिंग टू देम द सिस्टम इज अ लाइन बिटवीन देम। अब ये सिस्टम जो लाइन खींचता है, दिस डिवाइड्स एंड this is the line which is marginalizing women in social, political, economic and every aspects, and this marginalization in all spheres of life is known as the glass ceiling concept. Social inequalities पे इन्होंने बात करनी थी, this was the theme. Cultural inequalities पे इन्होंने बात करनी थी. Campaigns for participation in media as well. Campaigns for participation in politics as well. Women reproduction rights as well. According to them, sexuality and gender are fluid and multiple categories. इन्होंने इस पे भी बात करनी थी. अब आपको पता है the third wave of feminism was influenced by the postmodernist approach, जिसमें हमें ये पता चलता है कि gender is not rigid, gender is fluid. अब इस टाइम में काफी different genders भी हमारे सामने आना स्टार्ट हो चुकी थी. So therefore, they wanted sexuality and gender as fluid, and there are multiple categories as well. इसमें जो लिटरेचर हुए थे वो आपको पता है रेबेका वॉकर का, और फिर रेबेका वॉकर का फिर से आया था टू बी रियल, यानी टू बी रियल का मतलब है कि वो ना बनो जो आपको बायोलॉजी ने और सेक्सुअल ऑर्गन्स ने बनाया है, वो बने जो आपको बिहेवियर आपको बनने की इजाजत देता है. इनकी स्ट्रेटजीज देख ले थोड़ा. अच्छा जी, सबसे पहले तो इन्होंने सेक्सिस्ट कल्चर को अपना लिया. इन्होंने कहा कि अगर वो आपको स्लट और बिच कहते हैं और आप उससे कमजोर होती हैं, तो आज से हम स्लट और बिच को इस तरीके से यूज करेंगे ताकि वो हमारे वल्गर वेपन्स हो जाएं. नाउ दे अडॉप्टेड दिस रेटोरिक मिमिक्री टू सबवर्ट द सेक्सिस्ट कल्चर. उन्होंने कहा कि यार why to run away from your weaknesses, let's accept those weaknesses and start using those weaknesses. इसी वजह से जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म थी, बड़ी प्यारी बात है, सुन ले. इसी वजह से ये जो इनका एजेंडा था कि हम उन सारी चीजों से दूर नहीं भागेंगे जिससे साबित होता है कि हम एक लड़की हैं, लेकिन हम उनको एक्सेप्ट करेंगे. अब इसी वजह से जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म ने ब्रा, लिपस्टिक और हाई हील्स की डिबेट थी, दे रिजेक्टेड ऑल दीज आइटम्स, लेकिन थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म एक्सेप्टेड दोज आइटम्स. उन्होंने कहा हम अब वही करेंगे जिससे आपको ज्यादा तकलीफ होगी. They used information technology as well. अब काफी डिबेट है कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ जाता है, ये थर्ड वेव है या फोर्थ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म 3G रेवोल्यूशन दुनिया में आ चुका था. द थर्ड जनरेशन ऑफ द इंटरनेट was there in the world, and therefore they started using in social media platforms as well. Readoption of the women artifacts, ये जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया, by the feminists of two waves such as bra, lipstick, high heels and false eyelashes. Deconstruction of the categorical thinking. In third wave of feminism, Rebecca Walker criticized viewing gender and sexuality as fixed. इन्होंने कहा कि भाईजान जेंडर एंड सेक्सुअलिटी फिक्स नहीं है बल्कि फ्लूइड है, क्योंकि इसमें पोस्ट मॉडर्निज्म भी थी, इसमें केयर स्टडीज भी थी और गेज भी आना स्टार्ट हो गए थे. फिर थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म ने इन सबको अपने साथ चलाने का फैसला किया. इसमें पोस्ट कॉलोनियल वुमेन भी शामिल होना स्टार्ट हो गई थी, बिकॉज अफ्रीकन वुमेन वाज आल्सो अप्रेस्ड, योर दलित वुमेन वाज आल्सो अप्रेस्ड. दे स्टार्टेड स्पीकिंग ऑफ their problems in their speeches and agendas as well. It was used to address the various facts of women's oppression. इसमें आपको सबसे पहले आपको पता चल जाए कि जो सबसे पहले ह्यूमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट था
वो आपने आईआर में पढ़ा है कि क्रिटिकल थ्योरी वाज द वन हु ट्रांसफॉर्म द इंटरनेशनल सिक्योरिटी इनटू ह्यूमन सिक्योरिटी। लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिस्ट ने भी कहा कि वी शुड आल्सो स्पीक फॉर वुमेन सिक्योरिटी, जिसमें उन्होंने जेनिटल म्यूटिलेशन का भी जिक्र किया, जो आपके ग्रुप में भी कुछ टाइम पहले इमेज आई थी। दे स्टिच द वजाइना ऑफ अ पर्सन, द वजाइना ऑफ अ वुमेन, ताकि वो वर्जन ही रहे, और फिर शादी के रात उसके वो स्टिचेस खोले जाते थे। सो दे स्पोक अगेंस्ट दैट, दे स्टार्टेड स्पीकिंग अगेंस्ट वुमेन ट्रैफिकिंग, they started speaking against gender based violence as well. Objectives: freedom of expression. Now freedom of expression का मतलब ये है कि मैं freedom of gender expression करूंगी, यानी मैं वो रोल प्ले नहीं करूंगी जो आपने मुझे चाइल्ड बर्थ के दौरान दिया है। मैंने वो रोल प्ले करना है जो मेरा अपना जाती बिहेवियर मुझे इजाजत दे। It was about the sexual liberation. Women must not be used as a sexual object. वुमेन की मर्जी है, वो अबॉर्शन कराए, सेक्स करे ना करे, शादी करे ना करे, सिंगल रहे। सो इट वाज द सेक्सुअल रिवलेशन एज वेल। क्योंकि सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म हम जब पढ़ेंगे रेडिकल थ्योरी आगे चल के, तब आपको पता चलेगा कि सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म रिजेक्टेड द नोशन ऑफ लेस्बियन एज वेल, लेकिन ये कहते हैं कि हमें सेक्सुअल लिबर्टी हो। इफ आई एम गे, इफ आई एम लेस्बियन, आई वुड विश टू प्रैक्टिस दैट। Resistance to objectification. They never wanted women to be used as an object. इन्होंने वो भी इस पे भी बात की है। जब इस वेव्स की हम थ्योरीज पढ़ेंगे तब ये सारी बातें हमारे सामने वापस आएंगी। Ending discriminatory words, abolishing gender construction. Gender is a constructed phenomena, so therefore we should abolish it. Changing connotation of the words. अब connotation of the words से क्या मुराद है? They started changing the meaning of the words. For example, जुडिथ बटलर जब अपने स्कूल में पढ़ा करती थी, she was very inclined to the girls. She used to hug girls, she used to kiss girls, and people started calling her cure. अब cure word से मुराद है अजीब, strange. She is such a cure, यानी अजीब है, लड़की होके लड़की के गले लगती है. So they started calling her अजीब. So in third wave of feminism, they started changing the annotation of the words, the connotation of the words as well. अब गेज का पहले ये था कि गेज वो होते हैं जो सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो मर्द सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स बनने में पसंद करते हैं, जो सेक्स वर्कर्स होते हैं। लेकिन बाद में चल के थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म ने कहा कि गे वो नहीं होता जो सेक्सुअल वर्कर हो, गे वो होता है जो अपने अपोजिट जेंडर से नहीं बल्कि अपने सेम जेंडर से प्यार करे। So they started changing literature as well. The ungendering of the language started happening in this wave. Language को हमने gender neutral करना start किया, हमने words को gender neutral करना start किया इस wave में. It was a very powerful wave. It wanted to fight against the workplace sexual harassment and working to increase the number of women in the position of power. अब this is the wave which हम आगे चल के देखेंगे कि इन्होंने एम्पेरिकल और एनालिटिकल फेमिनिज्म का भी आपको कॉन्सेप्ट दिया। इट वाज अबाउट वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिस्ट ने कहा कि हम इनकलाब ले आएंगे। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म ने कहा कि हम डिस्क्रिमिनेशन खत्म करवाएंगे। इन्होंने कहा कि भाईजान हम खुद सियासत में आएंगे, हम खुद अपनी बात करेंगे। Promoting women's interest in women's issues. हमें जितना होगा हम वुमेन की इश्यूज के बारे में बात करेंगे। जेंडर स्टडीज एज अ मल्टीपल डिसिप्लिन, एज अ मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। दिस वाज हाउ दे वांटेड टू वर्क। दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। मेकिंग फेमिनिज्म अ ट्रांसनेशनल एंड ग्लोबल इशू। फेमिनिज्म इज नॉट जस्ट अ फर्स्ट वर्ल्ड इशू, फेमिनिज्म इज नॉट जस्ट अ सेकंड वर्ल्ड इशू, feminism is a global issue. We would lead it as a global level. हम gender based violence पे भी बात करेंगे। Now this is very important as well. Achievements of the third wave of feminism. सबसे पहले तो in 1991 2000 opportunities launched in the US to create professional opportunities for women. यानी ग्लास सीलिंग का जो इनका कॉन्सेप्ट था, ये सबसे बड़ी उसकी कामयाबी थी। ग्लास सीलिंग आज भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, यूएस में भी है, हर जगह है।
In 1992, the year of women was declared because the election of many female senators in the Congress of the USA. So therefore, it was declared as the year of women. In 1993, मेडिकल एंड फैमिली लीव वाज पास्ड. अब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको मेडिकल लीव मिलती है, पहले शी वाज नॉट गिवन दिस लीव. फिर रेप को डिक्लेयर किया गया, इट इज इलीगल. पहले आपको पता है कि रेप वाजंट इलीगल इन द यूएस. In 1994, Violence Against Women Act got passed in the US. इसके नोटेबल फेमिनिस्ट देख ले, जुडिथ बटलर, जेंडर ट्रबल, रेबेका वॉकर. अब रेबेका वॉकर की जो अम्मा है वो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में भी थी, एलिस वॉकर. ये देखें किस तरह इन्होंने अपने पूरे खानदान दे दिए औरत को आजाद करने में. अच्छा जी, अब आता है आपके पास व्हाई द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म. अच्छा, आपको मैं बता दूं कि अकॉर्डिंग टू द फेमिनिस्ट, अकॉर्डिंग टू द वुमेन हु आर राइटिंग इन 21st सेंचुरी, वो कहती हैं कि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म हैज प्रूव्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द फेमिनिस्ट रेवोल्यूशंस, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द वेव्स. अगर पेपर में आ जाता है या फिर आप मुझसे ही पूछ सकते हैं कि सर व्हाई द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म इज considered as one of the strongest feminists of all the times. तो इसके reasons हैं. Number one, patriarchy made it stronger because of the dominance of masculinity on every sphere. They wanted to mobilize. They really got understood that capitalism is a cause of a woman's subjugation. The postmodernist ideas strengthened the notion of a woman as a constructed phenomena. इनको पता चल गया था कि हम पे जो सारा सब्जुगेशन की जाती है वो सारी कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना है. अगर ये सब कुछ कंस्ट्रक्टेड है तो व्हाई डोंट वी फाइट इट बैक एंड deconstruct the old constructed ideas. So therefore this strengthened the notion of the third wave of the feminism. Personalization, the abortion campaigns everywhere strengthened the notion of the third wave of feminism. Technology made it a faster mode of transferring ideas around the globe. टेक्नोलॉजी के आने की वजह से भी इनका मूवमेंट काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था. Fault lines of the first and second waves of feminism strengthened the notion of the third wave of feminism. अब उनकी जो fault lines हैं वो आपने पढ़ी, अब इनकी वजह से they avoided all those fault lines. ग्लोबलाइजेशन की आने के बाद वुमेन का जो फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो था, it went beyond the borders. It was everywhere. War, Vietnam War was happening at that time during the time of the third wave of feminism. War also encouraged women to come out again. अब जैसे ही war खत्म हो गई, the same was going to happen जैसे World War II में हुआ था, लेकिन women started projecting, women started protesting. उन्होंने कहा कि अब हम अंदर वापस नहीं जाएंगे. And their mobilization and their mass mobilization proved in their benefit. ट्रांसनेशनल मूवमेंट्स होना स्टार्ट हो गए. यूके में अलग हुए थे, यूएसए में अलग हुए थे, ऑस्ट्रेलिया में अलग हुए थे, सब कॉन्टिनेंट में अलग होना स्टार्ट हो गए थे. Therefore, they all strengthen the third wave of feminism. Fourth industrial revolution, आपको पता है, this also paved the way for the fourth wave of feminism. हम इसको आगे चल के पढ़ते हैं थोड़ी देर के बाद. केयर स्टडीज का भी आना स्टार्ट हो गया था कि जेंडर इज नॉट बाइनरी. दिस नोशन आल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड वुमेन सो मेनी कॉन्सेप्ट्स. जब हम रेडिकल फेमिनिज्म पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि रेडिकल फेमिनिज्म में कितनी बड़ी डिवीजन है औरतों के दरमियान. सो देयरफॉर केयर थ्योरी कम्स एंड इट एंड्स ऑल द डिविजन्स ऑफ द फेमिनिस्ट, और सबको फिर एक ही प्लेटफॉर्म में ले आती हैं और वो उनको कहती हैं कि अब आप ऑब्जेक्टिविटी पे चले और सिस्टरहुड ना बने, आप सोलिडेरिटी करें, सबका अच्छा सोचें, लेकिन ये ना सोचें कि अगर आपके साथ मसला है तो बाकियों के साथ भी मसला होगा. मॉडर्निटी आ चुकी थी. मॉडर्निटी वाज, अभी तक आपको पता है वी आर स्टिल लिविंग इन द मॉडर्न एरा. अब एरा ऑफ एनलाइटनमेंट भी आ गया था. मर्द हजरात जेंडर बेस्ड वायलेंस समझना स्टार्ट हो गए थे. औरतों ने म्यूचुअल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट लेना स्टार्ट कर दिया. मर्द ने भी कहा कि अगर मैं अपने बच्चे को पालता हूं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है,
why shouldn't I be helping my wife as well? So era of enlightenment का भी वापस आना स्टार्ट हो गया था. मर्द को पता चल गया था कि औरत का कितना सुप्रीम रोल है. मर्द भी एजुकेट होना स्टार्ट हो गया था. जो लिटरेचर थी आपकी, जेंडरिंग ऑफ द लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इनका मैनिफेस्टो था कि हम जेंडर न्यूट्रल करेंगे लिटरेचर को, वो भी काफी हद तक साबित हो गया था कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं. और वो उनका जो वर्ड्स का जो कनोटेशन चेंज होना स्टार्ट हो गया था, इट ऑल्सो प्रूव टू बी अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ डिहाइफनेटिंग वुमेन फ्रॉम बीइंग अ सेक्सिस्ट ऑब्जेक्टिव. इंस्टीट्यूशनल इंपीरियलिज्म आना स्टार्ट हो गई थी उस टाइम में, यानी आपको पता है अभी तक आ रही है. तो एसएपीज का जो कॉन्सेप्ट था वो हम आपको पता है आगे चल के जब मार्क्सिस्ट और कैपिटलिस्ट में पढ़ेंगे, तो इस एसएपीज के कॉन्सेप्ट ने भी औरतों को मोबिलाइज होने का एक बहाना दे दिया कि हम जो इंपीरियलिस्ट डिजाइन है इंस्टीट्यूशंस की, वो भी हमारे लिए बड़े खतरनाक है, जो कि आपको पता है कि आपका परसों का टॉपिक है. फिर आती है जी आपके पास फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, द राइज ऑफ साइबर गर्ल्स. Now, what is fourth wave of feminism? Your hashtag culture about the harassment on social media is the fourth wave of feminism. अब fourth wave of feminism का क्या है जी? Fourth wave of feminism में ये है कि whenever you feel like you have been harassed, whenever you feel like you have been a victim of any problem, आपने कुछ भी नहीं करना, बस एक वीडियो बना के फेसबुक या यूट्यूब पे अपलोड कर देनी है. सो दिस इज द फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, जिसमें आपको ना मास प्रोटेक्ट की जरूरत है, जिसमें ना आपको रोड पे आने की जरूरत है, जिसपे आपको ना केस करने की जरूरत है. आपने वो वीडियो यूट्यूब पे डालनी है, अवाम आपको खुद ही बस अप्रिशिएट करेगी और आपको खुद ही इंसाफ दिलाने में हेल्प करेगी. सो दिस इज द फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म. सोशल मीडिया एंड कंपीटिंग नैरेटिव्स. नाउ व्हाट आर कंपीटिंग नैरेटिव्स? कंपीटिंग नैरेटिव्स का मकसद है कि आपका कोई और नैरेटिव है, मेरा कोई और नैरेटिव है. आपके हिसाब से क्या पता वो हरासमेंट हो, मेरे हिसाब से क्या पता वो हरासमेंट ना हो. तो इस वजह से लोगों ने सोशल मीडिया पे आना स्टार्ट कर दिया और फिर एक जंग का ऐलान कर दिया जो कि नैरेटिव्स की जंग थी. सो दिस पेव्ड द वे फॉर द फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, दीज कंपीटिंग नैरेटिव्स. चेंज इन द पब्लिक अवेयरनेस डोमेन. अब पब्लिक अवेयरनेस के जो डोमेन्स हैं उसमें भी चेंज आना स्टार्ट हो गई. फ्रॉम कॉन्शियस रेजिंग कॉफी शॉप्स टू क्लाउड कंप्यूटिंग. लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग पे आना स्टार्ट कर दिया. सो देयर इज नो टाइम टू गो एंड टॉक अबाउट वुमेन मैनिफेस्टो एट कॉफी शॉप्स. नाउ वी वुड डिस्कस इट ऑन फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर एंड व्हाट्सएप. Fourth industrial revolution and the final frontier of the information. So your internet is the final frontier of the information, and fourth revolution even made it much more easier for everyone, and everyone has access of the internet as well. Therefore we found this shift from roads to internet. ऑनलाइन हरासमेंट होना भी स्टार्ट हो चुकी थी. आपको पता है कि जैसे कि लोग खवातीन को मैसेज करके ऑनलाइन भी हरास करते थे. सो देयरफॉर दिस वाज आल्सो द रीजन व्हिच पेव्ड द वे फॉर द फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म. काफी खवातीन हरास होती थी, फिर मैसेजेस के स्क्रीनशॉट निकाल के दे यूज्ड टू पोस्ट ऑन देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स. अब आते हैं जी वीकनेसेस ऑफ द ऑनगोइंग फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म. Number one, anyone can blame anyone. Anyone can be a victim. Even आपको पता है कि कोई भी victim हो सकता है, किसी पे भी कोई भी इल्जाम लग सकता है. No fact checking required. इसमें कोई भी fact checking नहीं है. आपने इल्जाम लगा लिया, आपने पोस्ट कर लिया, अब अगले की जो इज्जत है वो बस अब अल्लाह के हवाले है. So these are the few weaknesses of the fourth wave of feminism. The misinformation and fake news syndrome gets more stronger. Now this is also the weakness of the fourth wave. आपको पता है कि आजकल फेक न्यूज का कल्चर काफी ज्यादा बढ़ गया है, मिस इन्फॉर्मेशन का कल्चर काफी ज्यादा बढ़ गया है. सो दिस इज ऑल्सो द वीकनेस ऑफ द फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म. दिस इम्पैक्ट्स द कल्चर ऑफ अदर इंडिविजुअल्स एज वेल, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया इज एवरीवेयर and those feminist movements happening all around the world are affecting the cultures all around the world. So therefore the global space has been affecting the culture of people around the world.
A new culture of political victimization all around the world has started. अब फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म की वजह से आपको पता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर किसी पे करनी है, आप ऑनलाइन हरासमेंट कैंपेन स्टार्ट करवा दें, खुद ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो जाएगी. फेम सीकिंग अपॉर्चुनिटीज टू डिफेम वंस मोरल एंड रिस्पेक्ट. आपको पता है कि काफी ख्वातीन या फिर काफी मर्द हजरात या फिर काफी गेज ऐसे भी होते हैं जिनको फेम सीक करना होता है, और फेम की वजह से दे कीप ऑन डिफेमिंग अदर्स through the fourth wave of feminism. Using feminist voices for personal retribution hampers the feminist movements. अगर आप feminist manifesto को अपने पर्सनल कामों के लिए यूज करेंगे तो it would hamper the feminist cause and feminist manifesto as well. So these are some of the weaknesses of the ongoing fourth wave of feminism. Before starting the first theory of our today's class, please let me know if you have any questions. अच्छा, जिन लोगों को बोलना है वो हाथ भी रेज कर सकते हैं. मिस मॉम, यू कैन स्पीक. टी फेस्टो नहीं, फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो. साइको एनालिटिकल के जो स्टार्ट हुआ था वो सेकंड वेव में नजर आता है, लेकिन इट वाज मोर inclined in the third wave of feminism. मैंने आपको सारा वेस्टर्न बताया, ये सारे वेस्टर्न मूवमेंट्स हैं. जब इनका इम्पैक्ट हम पाकिस्तान पे पड़ेंगे तब आपको पाकिस्तान आपके सामने आएगा, लेकिन अभी तक ये वेस्ट चल रहा है. फोर्थ वेव इज द पार्ट ऑफ पेपर्स. अच्छा, ऑन गोइंग है, मैंने कहा बता दूं आपको, अगर गलती हो गई तो माजरत. वुमेन स्टडीज वी कैन से इट इज स्टिल इमर्जिंग. नहीं 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 नहीं, इट इज अ कंप्लीट डिसिप्लिन राइट नाउ. ग्लास सीलिंग मतलब औरत को मार्जिनलाइज करना इन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एवरीथिंग एल्स. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लास सीलिंग. इक्वल पे ना दें आप उसे क्योंकि वो एक औरत है. व्हाट इज द स्लोगन ऑफ द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म? फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का स्लोगन था इक्वालिटी एंड एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन. काफी जगहों पे इसको डिवाइडेड सिस्टरहुड भी कहते हैं, because they never spoke of the black feminist as well. जी मिस माम पूछें, you can speak as well. I have unmuted you. Day before yesterday, Sir Saddam said that yes, Sir Saddam is very right. Fourth wave of feminism आपके सिलेबस में नहीं थी, लेकिन अगर पेपर में आ जाए तो फिर आप एग्जामिनर को लिखेंगे इंट्रोडक्शन, द फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस. मुझे लगा आपको मैं पढ़ा दूं. कैपिटलिज्म वाला टॉपिक आगे का है. नहीं नहीं, वीकनेसेस में ये है कि वो कितनी खतरनाक है. अचीवमेंट्स ऑफ द थर्ड को रिपीट, आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी. इसमें कोई पढ़ाने वाली आज बात ही नहीं थी. इसमें सिर्फ डायरेक्ट हेडर्स थे जो आपकी जिंदगी आसान करेंगे. सर सदाम ने आपको बड़े जबरदस्त तरीके से आपको फेमिनिस्ट वेव्स पढ़ाई हुई थी. मैंने ये टॉपिक दोबारा आपको सिर्फ उसलिए कराया ताकि मैं आपके पेपर के सवाल आपको दे दूं, जवाब आपको दे दूं. वो आपके कॉन्सेप्ट थे जो सर सदाम ने आपके जो कॉन्सेप्ट सेट किए कि एक वेव क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन क्या था, वो क्या था, ये क्या था, वो सारे आपके कॉन्सेप्ट थे. ये आपका पेपर सेंट्रिक था. उसकी सक्सेस, इसका फेल्यूर, उसकी अचीवमेंट्स, फोर्थ वेव की वीकनेसेस, फोर्थ वेव की स्ट्रेंथ्स. बस ये एक्स्ट्रा लेक्चर मैंने आज सिर्फ उसलिए कराया. हमने इस टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. एक पार्ट सर सदाम का था, एक पार्ट मेरा था. वो उनका पार्ट था, ये मेरा पार्ट है. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सर सदाम ने आपको कोई पॉइंट मिस करा दी तो मैंने आपको वो करवा दी. ये हमारी प्लानिंग ही कुछ इस तरह थी कि सर ये हाफ आपने कराना है, फिर इसका हाफ पेपर अप्रोच मैंने करवाना है. बस
अब जिन लोगों ने पढ़ा है जेंडर स्टडीज उनको पता है कि ये सारे इंफॉर्मेशंस एक बुक में से मिलती ही नहीं है. वी हैड टू स्टडी सो मेनी बुक्स फॉर दिस. फोर्थ वेव फिफ्थ वेव अभी तक नहीं आई. फिफ्थ वेव कहते हैं कि जब रोबो सेक्स आ जाएगा, व्हेन पीपल वुड हैव सेक्स विद द रोबोट्स, देन दे वुड स्टार्ट कॉलिंग इट एज अ फिफ्थ वेव. लेकिन अभी तक रोबो सेक्स का इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया. अच्छा सर, हाउ इज कैपिटलिज्म रीजन फॉर द वुमेन सब्जुकेशन? ये कैपिटलिज्म हमारा पूरा टॉपिक है, यानी जेंडर एंड डेवलपमेंट में, जिसमें हम विड वेट गेट पढ़ेंगे. स्लाइड्स आपको पेपर में मिल जाती हैं. नैरेटिव सेक्सुअलिटी आगे कॉन्सेप्ट है, रेडिकल में हम इसको पढ़ लेंगे, डोंट वरी. इसके अलावा सर, फोर्थ वेव इज नॉट डिफरेंट. इट इज नॉट डिफरेंट, इट इज एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म. आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का डोमेन आगे खुल गया है. गर्ल ग्रुप ये था कि इट वाज अ फेमिनिस्ट म्यूजिक बैंड, जिन्होंने औरतों के मसलों को गा के सुनाया. I am not a bitch. You don't consider me a slut. I'm a strong woman. I would rise again. सब कुछ स्लाइड्स आपको पता है, मिल जाती हैं स्लाइड्स आपको. यू कैन हैव ऑल द स्लाइड्स. अच्छा जी, अब अबॉर्शन राइट्स पे थोड़ी बात करते हैं कि व्हाई अबॉर्शन राइट्स आर इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम अबॉर्शन राइट्स की बात करते हैं तो आप समझते होंगे कि यार इतना क्या है अबॉर्शन में. ठीक है, बच्चा है, गिरा दो. ठीक है, पैदा ना करो. लेकिन अबॉर्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर अफेक्टिंग द साइकोलॉजिकल माइंड, द कल्चर ऑफ द पीपल एज वेल. काफी लोग बच्चे को अल्लाह की नेमत समझते हैं, पैदा खुद करते हैं, और जब औरत पाल नहीं सकती तो उसको मारते हैं. सो देयर फॉर अबॉर्शंस प्ले अ वेरी वेरी very strong role in our life. जहांगीर वस्ती, now I would remove you. इसको प्लीज सही कर दे. अच्छा, she is Barkha Dutt. She is a very renowned writer, one of my favorite writers from India. She is a radical feminist, लेकिन radical libertarian feminist, not radical cultural feminist. हम ये distinguish कर लेंगे थोड़ी देर के बाद. इसकी ये 2 मिनट की वीडियो आप सुन लें. She would tell you why abortions are important and why abortion should take place. There is confusion among judges themselves as to what to do. And there is confusion in society. So women are very confused as to what to do. And they're getting conflicting advice, legal advice from different people as to what they can or cannot do. So it's not a good situation. It's better than before. In August 2017, the Supreme Court delivered its historic right to privacy verdict, and interestingly held that the right to abortion is part of this right to privacy. In other words, a woman was free to decide whether she wanted to carry a pregnancy or seek an abortion, and this was her private choice. And then, in July 2018, a different bench of the same court rejected a plea by a woman who was 25 weeks pregnant. The woman said that she's a victim of domestic violence and was seeking separation from her husband, but the court did not accept a petition for an abortion, observing that aborting a healthy fetus is akin to murder. The fact that the Supreme
court is talking like this or is thinking like this, even though it's not writing that. And the same court from where the right to privacy judgment has come, and a number of other judgments before that have come, which have identified and acknowledged women's reproductive rights, women's right to health generally, right to life generally. It is very disturbing that suddenly now you are not willing to look at the woman who's standing in front of you as the human being who has rights, and instead choose to talk about the fetus, which is not even a person yet. This confused signaling by the Supreme Court is not the only problem with the law. Under the Indian Penal Code, a woman who attempts an abortion herself is potentially a criminal. I bet you didn't know that, and nor did I at first. But the IPC actually says that if a miscarriage is induced for any reason but saving the life of a woman, it is punishable with a jail sentence from 3 to 7 years. Now the abortion, if you go for abortion, you could be imprisoned for 3 to 7 years in India. And in Pakistan, you know the Maulvi Hazrats as well. Now juxtapose this with the harsh truth. 78% of 15.6 million abortions took place outside any health facilities with permanent mostly for medical abortions. What does this mean? It means that millions of Indian women are actually taking abortion into their own hands and can be treated as criminals by the law. The abortion law protects the doctor from the Indian Penal Code. So all the abortion law does is it says, I can do an abortion and not be prosecuted under the Indian Penal Code, but if I wasn't a doctor and I was anyone else, I would be prosecuted and punished under the Indian Penal Code. For the first time in human history, millions of women have become their own providers. For the first time in human history, women are doing abortions themselves. We have to recognize this. And the first thing the law needs to do is either decriminalize abortions or at least decriminalize it for the women. And finally, we're a country in denial about the fact that young adults under the age of 18 might be having sex and yes, might get pregnant. And while of course abortion is not contraception and cannot be used interchangeably as contraception, we cannot turn our gaze away from the truth. And the truth is this, that the POCSO Act actually treats all pregnancies under the age of 18, even if from consensual sex, as a consequence of sexual assault. This means that if a 17-year-old walks into a doctor's clinic and wants an abortion, the doctor is obliged legally to report that to the police. Because of this, many doctors are hesitant to perform the abortion. A lot of children in the age group 16 to 18 are having sex these days, and I think quite legitimately so. This time we consider the age of, the minimum age for having sex. So the POCSO Act, that provision which requires the doctor to immediately tell the police on fear that the doctor would be punished for not reporting, has to be re-looked at. And a gentler provision is needed to be incorporated. Something else that doesn't criminalize sex the age group 16 to 18. The gap in the law is the failure to see abortion as fundamentally a woman's right to choose. In the meantime, 10 women in India die every single day because of unsafe abortion. That figure is on us if we do not start talking honestly about abortion and the amendments the law needs. Let's talk abortion. My body, my choice. So in Pakistan, Rising Sindh is the first ever institution which is speaking about the abortions. Alhamdulillah. Acha, ye jo my body, my choice hai, it started also in the second wave of feminism with the Roe versus Wade case. You can Google it as well. इन्होंने कहा था कि मेरी मर्जी कि मैं अबॉर्शन कराऊं या ना कराऊं, लेकिन इन सर्टेन टाइम्स आज के दौर में ये जो माय बॉडी माय चॉइस है इसकी डिफरेंट मीनिंग्स इंटरप्रेट करना स्टार्ट हो गई है. अब फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल दीपिका पादुकोण पे भी काफी केसेस आए थे जब उन्होंने माय बॉडी माय चॉइस पे एक वीडियो वॉक के जरिए से बनाई थी। इन्होंने माय बॉडी माय चॉइस को सिर्फ अबॉर्शन राइट से निकाल के बाकी की जिंदगी पे भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। एंड दिस पेव्ड द वे फॉर द औरत मार्च इन पाकिस्तान। अब औरत मार्च भी पाकिस्तान में माय बॉडी माय चॉइस की बातें करती है, लेकिन नॉट जस्ट अबाउट द अबॉर्शन राइट्स, अबाउट मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। I am the universe, infinite in all directions. अच्छा जी, अब आती हैं हमारी theories. The theories of, अच्छा, all those who are raising their hands, if they want to speak, I can unmute them. लेकिन आप ये हाथ खड़ा करके फिर आप ड्रॉप कर देते हैं. I really don't know. अच्छा, मिस हवावे और मिस्टर हवावे, if you wish to speak, you can. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो दिखाई, इस वीडियो में जो लेडी है, जो स्टार्टिंग वीडियो थी, और आपने आई थिंक इनका नाम भी बताया जिसने माय बॉडी माय चॉइस की ये वीडियो बनाई है। आई थिंक शी इज न्यूज़कास्टर और क्या था उनका नाम, मुझे देखना है। बरखा दत्त। बरखा दत्त। अच्छा, बरखा दत्त। सर ये जो हम आजकल जो पहले से आपने वेस्टर्न अभी बता रहे थे ये सारे जेंडर स्टडीज में, तो जैसे ही कंटिन्यूसली औरत का राइट्स उसके बारे में चलता आ रहा है, लेकिन सर अभी भी तो वही क्या कहना चाहिए कि औरत को इतने सारे राइट्स नहीं मिल रहे। हाँ, इतना राइट्स मिला है कि वो काम कर सकती है, बाहर आ जा सकती है, लेकिन कम्प्लीटली उसके ऊपर वर्कआउट क्यों नहीं हुआ अभी तक? जैसे अभी भी अगर हम देखें तो बाहर की भी कंट्री में कुछ ऐसा ही है कि अभी औरत को राइट्स तो मिले हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीजें अभी भी बाकी हैं उन राइट्स के ऊपर। ऐसा क्यों है? बस यही मेरा सवाल है आपसे। इसका सिर्फ मेरे पास एक ही जवाब है कि पेट्रार्की अभी तक जिंदा है। अच्छा, ठीक है सर। और जब हम, आपको पता है, थेरीज पढ़ेंगे, तब हम थेरीज का जवाब, आपके सवाल का जवाब हम थेरीज में से देंगे कि ये वो चीजें हैं जो औरत को कंप्लीट एम्पावर करने से रोकती हैं। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई भी वीडियो वल्गर लगी हो तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन दिस इज हाउ वी हैव टू टीच, अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे नहीं होंगे। एडमिन्स के, अच्छा अजहर, यू कैन स्पीक। सर सेकंड, थोड़ा दोबारा बताएं सर। सेकंड वेव का जो पीरियड है वो 60 से लेकर 90 तक। आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर। मैं बता रहा हूँ, ये जो सेकंड वेव का टाइम पीरियड है, हाँ सर, वो मोस्टली 60 to 90 तक नहीं है। और काइंडली बता दें, ये जो थर्ड वेव हम कहते हैं 90 से स्टार्ट हुई और अब तक चल रही है, तो फोर्थ वेव का टाइम पीरियड फिर कब से कब तक है, वो भी जरा मेंशन कर दें काइंडली। देखिए, बात सुने, जैसे ही वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, आपकी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म खत्म हो जाती है। ठीक है जी। फिर सर 1920 में खत्म हो गई। ठीक है जी। फिर उसके बाद 1960s से लेके 1980s तक आपकी सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म चलना स्टार्ट और एंड हो जाती है। 1980s के बाद आहिस्ता आहिस्ता थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म अपने फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाती है। फिर फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, फोर्थ वेव ऑफ जो फेमिनिज्म है, ये आपकी 2003 के बाद उसी का एक्सटेंशन होके सामने आती है। यानी अभी तक थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म चल रही है, लेकिन उसके एक्सटेंशन में आपके पास फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म भी आ गई है। ओके सर, थैंक यू सर। अहमद, you can speak. Sir, Assalamu alaikum. Assalam. Sir, actually my question is that what I have learned from you today, तो मैंने यही चीज ऑब्जर्व की है कि जो फेमिनिज्म जो ये वेव्स है वो इलाइट क्लास से ही स्टार्ट किया था, और अभी स्टिल जो प्रॉपर राइट्स है वुमेन्स को वो मिले हैं, लेकिन वो इलाइट क्लास को, और अभी तक जो मिडिल और लोअर क्लास की वुमेन जो है वो अभी भी मतलब ऑप्रेस्ड होती है थ्रू मेन। तो क्या फेमिनिज्म में और ये जो वुमेन जो ये कल्चर चल रहा है, ये फेमिनिस्ट वगैरह का, इनमें भी क्लासिफिकेशन है?
जी, ये आपको आगे चल के मार्क्सिज्म में पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने रूरल वुमेन को अलग रखा है, कैपिटलिस्ट एलीट वुमेन को अलग रखा है, वर्किंग क्लास वुमेन को हमने अलग रखा है, और हमने एजुकेटेड वुमेन को अलग रखा है, अनएजुकेटेड वुमेन को हमने अलग रखा है, प्रिविलेज क्लास को हमने अलग रखा है, अंडर प्रिविलेज क्लास को हमने बिल्कुल अलग रखा है। तो ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन आपको मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म बताएगी। ऑलराइट सर। वो आगे अब ये जो सारी बातें अब वो थ्योरी से हम जवाब देंगे। ये ठीक सिर्फ है एक सर। आपके पास ये जो आज वाला लेक्चर था ये बगैर सर सदाम के कल वाले लेक्चर से अधूरा है, और जो सर सदाम का लेक्चर है वो आज वाले क्लास के बाद कंप्लीट हो गया। So this we had divided this entire lecture into two parts. One was your general introduction and one was your exam centric. ऑलराइट सर। अच्छा जी, मुझे काफी एडमिन्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि आज के लिए इतना काफी है। अगर आप लोगों ने आज थ्योरीज पढ़नी है तो बता दें, और एल्स वी वुड डू इट टुमारो। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अच्छा जी, आज वाला लेक्चर आपको समझ में आ गया? अब मेरे ख्याल से आपके जो भी वेव्स के जो थोड़े बहुत मिसिंग होल्स थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, और काफी ज्यादा आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या जरूरतें थी, क्या फेल्यूर्स थे, क्या जरूरत हुई कि फिर दूसरी वेव आपके सामने आई थी, और फिर आपको यह भी पता चल गया कि कौन सी वेव में कौन सी थ्योरी का इन्फ्लुएंस था। सो देयरफॉर विद दिस नोट आई वुड कंक्लूड माय टुडेज लेक्चर एंड वी वुड सी ईच अदर टुमारो। कल हम इंशाल्लाह थ्योरीज करेंगे, liberal theory of gender studies, Marxist and psychoanalysis and socialist. जैसे ही ये सारे टॉपिक्स हो जाएं, आपको पता है मैं पेपर डिस्कस करने से सिर्फ उसलिए गुरेज कर रहा हूं ताकि सिर्फ आपको सिर्फ ये फिलहाल आपका बेस बन जाए। उसके बाद हम डायरेक्ट जब पास पेपर्स पे आएंगे तब मुझे भी मेहनत ज्यादा करनी नहीं पड़ेगी और आपको भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो इम्पैक्ट ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ऑन पाकिस्तान है ये भी आगे का टॉपिक है, ये भी होगा, डोंट वरी, सारा कुछ होगा, पूरा कोर्स 110% होगा। अच्छा, हमने आपको कहा था कि हम बोनस एसेज भी करवाएंगे, तो हम इंशाल्लाह इन द एंड ऑफ द कोर्स हम इंशाल्लाह जितने भी फेमिनिस्ट एसेज आ चुके हैं हम उन पे भी डिस्कस कर लेंगे। सारी स्लाइड्स ग्रुप में आ जाती हैं, अगर आपको स्लाइड्स नहीं मिली तो काइंडली आप फोकल पर्सन से राब्ता करें। एहतशाम, यू कैन स्पीक। ये सारा ऑनर इसमें स्लाइड में है, जवाब। गैलेक्सी, यू कैन स्पीक एज वेल। अच्छा सर मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा अगर ये जो आपने थर्ड वेव पढ़ाई ना सर, इसमें थोड़ा सा सर मेरे को कंफ्यूजन है, बाकी फर्स्ट और सेकंड तो सर मेरे को क्लियर हो गई है। अगर आप सर एक ब्रीफली हल्का सा बता दें स्लाइड खोल के। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में आपको पता है कि पोस्ट मॉडर्न रेवोल्यूशन आ गया था पूरी दुनिया में, ये पता है आपको? सर ये चीज पोस्ट मॉडर्न ये रेवोल्यूशन सर ये चीज समझ में नहीं आई थी मेरे को। आप सेकंड क्लास में थे जब मैंने पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म पढ़ाया था? देखिए, पास्ट लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वो देख लें। अभी से हमने यूट्यूब पे लेक्चर्स रखना छोड़ दिए हैं क्योंकि आपको पता है क्लास की स्ट्रेंथ हैम्पर हो रही थी, लेकिन आपकी वजह से मैं सिर्फ आज वाला और कल वाला लेक्चर अपलोड कर सकता हूं, उसके अलावा मैं बाकी नहीं करूंगा अपलोड। ग्रुप्स में आ जाएंगे, सब कुछ ग्रुप्स में आ जाता है। सर, हाउ द फ्रेज इन दीपिका's वीडियो सेक्स आउटसाइड द मैरिज जस्टिफाइड, वो कहती है इट्स माय बॉडी, मैं शादी के बाद सेक्स करूं या शादी से पहले करूं, इट्स ऑल माय विश। एहतशाम, यू विल हैव द लिंक इन द यूट्यूब ऑन आवर ग्रुप, सो प्लीज आपको वो मिल जाएगा। चलें जी, विद दिस नोट आई वकास जुल्फकार सांगी फ्रॉम टीम राइजिंग सिंध now would take your leave. You would have your assignments back till tomorrow inshallah,
and Sir Hitesh is the focal person for gender studies. If you have any other query or any other question to ask, he's the right person to contact. Thank you so much, everyone. We would see each other in tomorrow's class when we would be dealing with the theories of feminist movements, liberal, radical, psychoanalysis and all others. थैंक यू सो मच एवरीवन. ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, इन स्लाइड्स को पढ़ें, इन स्लाइड्स को देखें, इन स्लाइड्स को समझें, और अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो 1 बजे के बाद ऑडियो मैसेजेस में व्हाट्सएप पे किसी भी एडमिन से राब्ता कर लें. दे वुड बी वेरी काइंड टू हेल्प यू ऑल. थैंक यू सो मच एवरीवन. अल्लाह हाफिज. दुआ में याद रखें.